नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आप देख पा रहे हैं हम बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आ चुके हैं जिसके माध्यम से बिहार में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। प्रिय साथियों, आज बड़े ही मैं दुखी मन से आप सबों के समक्ष आ रहा हूँ चूँकि मेरे सामने ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिससे कि आयोग की काबिलियत पर पूरा ही संशय खड़ा हो जाता है। ये कैसे नाकाबिल लोगों को आयोग ने अपॉइंट कर रखा है? किस तरह की नाकाबिलियत इन लोगों की निकल के आ रही है? इतने बड़े ओहदे जो कि कॉलेज के प्रोफेसर बनेंगे, जो कि आने वाले भविष्य के ऋण वो एक तरह से बैकबोन है कहिए तो शिक्षा की। हायर एजुकेशन की ऋण है प्रोफेसर जो कि पीएचडी कराते हैं, ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाते हैं, पीजी को पढ़ाते हैं और वैसे लोगों का चयन ऐसे नाकाबिल लोग कर रहे हैं जिनकी नाकाबिलियत बार-बार सामने निकल के आ रही है। प्रिय साथियों, अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे मैंने आपके समक्ष वो चीज़ें लाई थी कि एक योग्य अभ्यर्थी जो कि मंजूषा जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के टॉपर थी जिसको इन्होंने अपने तकनीकी त्रुटि या फिर कहिए कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर आयोग के जो भी वहाँ पे नाकाबिल सदस्य हैं, उनकी कृपा से कैसे एक योग्यतम अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया। आज फिर से एक ऐसे योग्य अभ्यर्थी की बात हम करने जा रहे हैं जिसकी आप देख पाएँगे कैसे इन्होंने इसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया है, कैसे इसे बाहर कर दिया है, जबकि उसका स्थान रिजल्ट में होना चाहिए। प्रिय साथियों, हम उसी हिंदी विषय पर ही आ चुके हैं जिसकी हाल के दिनों में जॉइनिंग बड़ी जोरों-शोरों से चल रही है। अन्य अन्य कई विषयों में, कई विश्वविद्यालयों में जॉइनिंग की जा रही है। आप देख पा रहे हैं इसका रिजल्ट कब आया था 23/11/2022 को। ये हिंदी विषय का आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये रिजल्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्रिय साथियों, अभी तक आप मेरे पास 3 विषय का डेटा शीट आया, 3 कैटेगरी का जनरल, ईडब्ल्यूएस और तीसरा ईबीसी आ चुका है। मैंने आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस में दिखाया कैसे जो मंजूषा नाम की एक योग्य अभ्यर्थी थी जिसका कि रिजल्ट में नाम होना चाहिए था, जो कि रिजल्ट से बाहर थी। प्रिय साथियों, अब मेरे पास तीसरी सूची आई है ईबीसी। जैसा कि मैंने आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस में मंजूषा के लूप होल को दिखाया, अब मैं आपके समक्ष ईबीसी के लूप होल को दिखा रहा हूँ, कैसे यहाँ पे एक ब्लंडर मिस्टेक किया गया है। प्लीज साथियों, आप देख पा रहे हैं ये ईबीसी कैटेगरी की सूची है। ये हिंदी विषय का ही रिजल्ट है, ईबीसी कैटेगरी की सूची है। ये देखिए आयोग द्वारा जो रिजल्ट प्रस्तावित किया गया था 23 तारीख को, उसी रिजल्ट के बारे में है। यहाँ पर हम नीचे में आते हैं तो 66 नंबर पर आप देख पा रहे हैं कौशल्या शर्मा जी हैं और जिनका चयन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में हुआ है। कौशल्या शर्मा के बाद बाकी जितने अभ्यर्थी हैं, ये वासीम रजा, रवि कुमार, मनोरंजन कुमार, ये जितने अभ्यर्थी आपको नजर आ रहे हैं 67 से लेकर के 75, यानी टोटल कितने होते हैं 8 अभ्यर्थी। ये आपको आठों अभ्यर्थी का स्कोर एक्चुअल में बराबर है। पॉइंट टू बी नोटेड प्रिय साथियों, कौशल्या शर्मा के बाद ये जो वसीम रजा है वहां से लेकर के ये 8वें नंबर के अभ्यर्थी जो अरमान अंसारी हैं, इन सभी का स्कोर बराबर है। ये मुझे कैसे पता चला? एक्चुअल में आयोग को आरटीआई के माध्यम से जो मुझे सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना के आधार पे मैं कह रहा हूँ। चलिए हम आपको ले चलते हैं कि एक्चुअल में इनका स्कोर बराबर है तो क्या होता है, क्या नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौशल्या शर्मा, देखिए कौशल्या शर्मा जी का स्कोर एक्चुअल में कितना है, 80 नंबर है। एक चीज आपको स्पष्ट मैं सबसे पहले कर दूं, जो आपका स्कोर चयन हो रहा है, जो स्कोर लिस्ट बनाई जा रही है, वहां पे टोटल 3 तरह के नंबर होते हैं। सिस्टम जनरेटेड टोटल स्कोर और मैनुअली जनरेटेड स्कोर, और ये तीसरा इंटरव्यू मार्क्स। ये जो सिस्टम जनरेटेड और मैनुअली जनरेटेड स्कोर देख रहे हैं, ये एक्चुअल में आपका एकेडमिक मार्क्स है। ये मैनुअली जनरेटेड में आपके रिसर्च पेपर के नंबर होते हैं और अवार्ड के नंबर होते हैं, और अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसके नंबर होते हैं। सिस्टम जनरेटेड में किसके होते हैं? जो सिस्टमेटिक सिस्टम के द्वारा जनरेट, दैट मीन्स कि जिसका नंबर 100% तय है कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, फर्स्ट डिवीजन है, 60 से 80% तो आपको पता है कि वहाँ पे 13 नंबर दिया जा रहा है। पीजी में है तो आपको 23 नंबर दिया जा रहा है। पीएचडी का आपको पता है कि 30 नंबर दिया जा रहा है। नेट का 5 नंबर, जेआरएफ का 7 नंबर, ये फिक्स है, इसमें नंबर घटने बढ़ने वाले नहीं है। ये सिस्टम जनरेटेड की श्रेणी में रखा गया है, और मैनुअली जनरेटेड में जैसा कि मैंने आपको बताया, टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर और अवार्ड। तो ये दोनों स्कोर मिला करके होते हैं आपके एकेडमिक स्कोर, ये इंटरव्यू मार्क्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 3 श्रेणी में नंबरों को बाँटा गया है। चलिए, हम उस अभ्यर्थी की ओर चलते हैं जहाँ से नंबर, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया है कि कौशल्या शर्मा के बाद से लगातार जिन 8 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया, सबका स्कोर बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल, आरटीआई रिपोर्ट भी यही कहती है। देख पा रहे हैं कौशल्या शर्मा जी का स्कोर है 80, और 80 के बाद से ये देखिए वसीम रजा, आप देख पा रहे हैं वासीम रजा। वासीम रजा से लेकर के ये किनका है? वासीम रजा, देखिए रवि कुमार का,
79 है, मनोरंजन एन कुमार का 79 है, कुमार अपर्णा का 79 है। इसी तरह देखिए हम नीचे आते जाते हैं तो ये 79 कहाँ तक है? ये 79 है देखिए, ये लौकुश कुमार है। कोई लौकुश कुमार है उनका 79 है। लेकिन एक्चुअल में चयन यहाँ पे लौकुश कुमार का नहीं, अरमान अंसारी तक ही चयन हुआ है। ठीक है? चूँकि सीटें जितनी रहेंगी उतनी भी लाज़मी है कि चयन होगा। आप एक बार फिर से हम रिज़ल्ट की ओर चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे किनका चयन हुआ है? लास्ट जो नंबर के अभ्यर्थी कौन है? ये देखिए अरमान अंसारी हैं। ठीक है? और शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत हुई है वसीम रज़ा से। ये कौन है? ये 79 वाले हैं। अब आपको सबसे बड़ा लूप होल यहाँ पे दिखा दें कि एक्चुअल में मिस्टेक कहाँ पे किया गया है। प्रिय साथियों, यहाँ पे आप देखिए बीच में ये एक संतोष कुमार गुप्ता जी हैं जिनको रिजल्ट से बाहर कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 80 कौशल्या शर्मा के बाद से जितने भी अभ्यर्थी हैं वसीम रजा से लेकर के ये अंतिम अभ्यर्थी जो आपको ये हैं लौकुश कुमार, इनमें से दो अभ्यर्थी को एलिमिनेट किया गया है। एक लौकुश कुमार को किया गया, लौकुश जो कि सबसे नीचे की मेरिट में थे, और एक संतोष कुमार गुप्ता जो कि प्रियंबदा शर्मा और विभा माधवा के बीच में थे। संतोष कुमार गुप्ता, इनको एलिमिनेट कर दिया गया, इनको बाहर कर दिया गया है। तो एक्चुअल में इसके पीछे जब संतोष कुमार गुप्ता जी जब इस संबंध में बहुत ज़्यादा गहन जांच पड़ताल करते हैं, तो संतोष कुमार गुप्ता जी को ये नज़र आता है कि यार मुझे तो लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। कहीं न कहीं संतोष कुमार गुप्ता जी भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से प्रभावित हुए थे, चूँकि पिछले वीडियो में मंजूषा जी के आपको कैसे उनको लिस्ट से बाहर किया गया था, आपको बताया गया था। तो फिर संतोष कुमार गुप्ता जी भी जागृत हुए और फिर उन्होंने देखा कि एक्चुअल में मेरे संग ऐसा क्या किया गया, मुझे क्यों बाहर किया गया है। तो जैसा कि उन्होंने पाया कि उनका स्कोर इक्वल इक्वल 79 था, तो इस वजह से उनको लगा कि हो सकता है मेरा स्कोर नीचे रहा हो, इस वजह से बाहर कर दिया गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंस्टीट्यूट की ओर। इंस्टीट्यूट इसके संबंध में क्या कहता है कि अगर स्कोर बराबर हो तब क्या किया जाएगा। देखिए ये राजभवन द्वारा जो नियुक्ति से पहले इंस्टीट्यूट आया था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि शैक्षणिक अर्हता एवं साक्षात्कार दोनों को मिलाकर कुल प्राप्तांक सामान्य होने की स्थिति में वैसे उम्मीदवार जिनकी शैक्षणिक योग्यता ज्यादा होगी उन्हें अंतिम मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा। प्रिय साथियों, पॉइंट टू बी नोटेड, शैक्षणिक योग्यता क्या है चलिए हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 15 अंक होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे ब्लंडर मिस्टेक जो हुआ है उसकी ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता में संतोष कुमार गुप्ता जी ऊपर पाए जाते हैं। ये देखिए संतोष कुमार जी की शैक्षणिक योग्यता देखिए आप देख पा रहे हैं, इनका 60 नंबर और ये 10 नंबर रिसर्च पेपर का 60 10 70 नंबर होते हैं। अगर हम इसके नीचे जो चयनित अभ्यर्थी हैं, अगर हम पंकज कुमार जी का ही देखते हैं तो इनका कितना स्कोर होता है 65+4 यानी ये कितने पे आते हैं 69 पे आते हैं। अरमान अंसारी जी का कितना है, इनका केवल 68 है। इंटरव्यू में इनको 11 नंबर मिला है। ये बिल्कुल लाजमी है, सबका जो लास्ट का स्कोर है इंटरव्यू और एकेडमिक जोड़ करके वो तो 79 है। लेकिन अगर हम एकेडमिक की बात करें तो यहाँ पे तो एकेडमिक संतोष कुमार गुप्ता जी ऊपर है, 69 इनका है, 70 है, 60+10 70 नंबर। लेकिन रिजल्ट से बाहर कर दिए गए। एक बार हम रिजल्ट की ओर एक बार फिर से चलते हैं। आप एक बार यहाँ पर देख लें, प्रियंबदा शर्मा है, संतोष कुमार गुप्ता है, विभा माधवा है। अब वहाँ पे हम रिजल्ट पे देखते हैं कि रिजल्ट में एक्चुअल में क्या किया गया है। देखिए हम रिजल्ट पे आ चुके हैं। प्रिय साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक मिनट प्रिय साथियों, हम रिजल्ट की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे रिजल्ट पे आप आते हैं तो रिजल्ट पे देखिए यहाँ पे प्रियंवदा शर्मा और विभा माधवल है, बीच में संतोष कुमार गुप्ता जी गायब हो गए। जबकि संतोष कुमार गुप्ता जी का आपने देखा कि एकेडमिक स्कोर उनका बेहतर था अन्य के तुलना में। किसकी तुलना में? पंकज कुमार की तुलना में, अरमान अंसारी की तुलना में। जब इनकी तुलना में एकेडमिक स्कोर अधिक था तो फिर इनका लिस्ट से कैसे नाम आपने बाहर कर दिया? कि किस तरह से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं? ये तो नाकामयाबी की हद है। कैसे कैसे लोगों को आपने वहां पे बिठा रखा है जो कि अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। एक अभ्यर्थी की पूरी जीवन इसमें खपी होती है, अच्छी खासी अवधि उसमें खपाया होता है। अगर हम 2014 के बाद की बात करें तो ये लंबी अवधि के बाद ये वैकेंसी आती है, और इसके बाद जब वैकेंसी आती है तो इस तरह का आप लोग खेल करते हैं। ये किस तरह की नाकामयाबी है? ऐसे में भला अभ्यर्थी करे तो करे क्या करे? अभ्यर्थी के पास क्या रास्ता बचता है? एक तो समय इतना खपाता है, ऊर्जा अपनी इतनी खपाता है, इसके लिए तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, और रिजल्ट जारी करते हैं आप तो ऐसा वो दिखता है कि मेरा रिजल्ट में नाम नहीं है। और आप तो रिजल्ट रिवील भी नहीं कर रहे हैं कि एक एकेडमिक स्कोर व्यक्ति का कितना बन रहा है, आपने कितना आकलन किया है।
इंटरव्यू मार्क्स आपने कितना दिया है, कुछ भी आप रिवील नहीं कर रहे हैं। और जब आरटीआई रिपोर्ट से जब कोई चीज़ें दस्तावेज आते हैं तो उसमें इस तरह की खामियां पाई जाती हैं। प्रिय साथियों, हिंदी सबसे पहला बड़ा विषय था। अब तक जिन्होंने इन्होंने इंटरव्यू लिया है, उसमें हिंदी सबसे पहला बड़ा विषय था, और जब हिंदी में ये हाल है, तो अन्य विषयों में क्या हाल होगा? ठीक माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजीव शर्मा जी ने एक बार चेताया था कि अगर इस तरह की आप लोग की रवैया रही, तो आप लोग को इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी। ये बिल्कुल इंक्वायरी बिठाने जैसा काम कर रहे हैं। वो तो अगर इस तरह के मसले चले जाएँ कोर्ट में तो न जाने क्या होगा। तो आखिर ऐसे अभ्यर्थी करे तो करे क्या करें? कैसे अपने आप को सुरक्षित करें? बहुत मुश्किल है ऐसे पेचीदगी प्रश्न का सवाल का जवाब दे पाना। प्रिय साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इससे भी हतप्रभ हुए होंगे कि आखिर आपके संग ऐसा कैसे किया जा रहा है और इसका क्या उपाय हो सकता है? इसके कैसे कौन से तकनीकी से हम बच सकते हैं? तो चलिए इसके संबंध में हमारे प्रिय मित्र आदित्य आनंद जी, जो कि आप इनसे कई बार वाकिफ़ होते रहे हैं। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे कई बार आपने इनको सुना है। आदित्य आनंद जी, जो कि लॉ के एक उम्दा खिलाड़ी हैं कहिए, या फिर लॉ के संबंधित मुद्दों को बहुत नज़दीकी से परख रखते हैं। और अगर इस विशेष तौर पे इस वैकेंसी के संबंध में कहा जाए, तो इस वैकेंसी के संबंध में इन्होंने बहुत गहनता से एक-एक पहलू को देखा है, परखा है। तो चलिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आदित्य आनंद जी जुड़े हैं, उनसे हम समझते हैं कि आदित्य जी ऐसे मसले पे क्या किया जाए। आदित्य जी, आपका हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर संतोष कुमार गुप्ता जी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए? और इनके संग-संग अगर अन्य विषयों में अगर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर आपकी क्या सलाह है? आदित्य जी, आपका हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you, Raj, and hello all the viewers of Higher Education World. Uh, देखिए राज, आपके मैं पहले सवाल का पहले उत्तर देना चाहता हूँ कि संतोष कुमार गुप्ता जी के साथ जो हुआ है उसमें वो क्या-क्या उनके पास रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि वो क्या-क्या फॉलो करे जिससे उनको जल्दी से जल्दी जो भी उनकी समस्या आई है वो दूर हो जाए। जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो दो लिस्ट बनी है। एक जो रिजल्ट जो पब्लिक फोरम पे अपलोड हुआ है आयोग के वेबसाइट पे, और एक जो ये आप लोगों ने अपने सोर्सेज के द्वारा आरटीआई के थ्रू लिस्ट को प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज देख सकते हैं कि जो संतोष कुमार गुप्ता हैं वो ऑलरेडी आयोग ने भी उनको मेरिट लिस्ट में जगह दी है। जैसे हम जो दूसरा लिस्ट देख रहे हैं उसमें उनके मेरिट 81 पे आई है, और वो ऑलरेडी जो तीन नीचे के कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे वो ऊपर है। तो ये बिल्कुल एक नेग्लिजेंस हुआ है, जिन्होंने भी डेटा फीड किया है रिजल्ट फाइनल रिजल्ट बनाने में उनसे उनके द्वारा ये गलती हुई है। और इसमें कहीं न कहीं जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको ये चीज़ मैटर देखना होगा, क्योंकि हमें एक चीज़ सोचना होगा कि ये जो रिजल्ट वगैरह जो बनता है, ये नॉर्मली एक छोटे जो क्लर्क वगैरह होते हैं आयोग के वो बनाते हैं। और वो जो फाइनल जो लिस्ट होती है वो बस एक बार चेक कर ली जाती है, सेक्रेटरी लेवल पे बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें अप्रूवल होता है। तो वो हर एक कैंडिडेट का लिस्ट में तो नाम नहीं चेक कर सकते। तो ये सारी जो ज़िम्मेदारी होती है, ये छोटे ऑफिसर्स जो होते हैं वहाँ पे जो अ, लोअर ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं उनके पास होती है। तो उनसे ये गलती हुई है, और कहीं न कहीं मैं संतोष जी को सबसे पहले यही कहूँगा कि वो पहले आयोग में जाएँ। आयोग के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात करें और उनको अपनी प्रॉब्लम जो है एकदम सही तरीके से दिखाएँ कि सर देखिए, हम आपके लिस्ट में ही मेरिट में ऊपर हैं और फाइनल लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तो आप सर ये कोरिजेंडम लाकर इसको सुधार करें, और इनका जो भी यूनिवर्सिटी और जो लिस्ट है वो जो यूनिवर्सिटी और रिजल्ट है वो जारी किया जाए, ठीक है? और इनको साथ ही साथ अगर आयोग इनकी बात नहीं सुनती, जो मुझे नहीं लगता, आयोग में ऑलरेडी अच्छे ऑफिसर्स हैं, हमने कई बार देखा है, कोरिजेंडम आया भी है, कंप्लेन लोगों ने जब अपना ग्रीवांसेस रेज़ किया है तो उसको रिड्रेस भी किया गया है। अगर नहीं होता है, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि शिक्षा विभाग जाएँ, शिक्षा विभाग में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, काफ़ी पब्लिक वेलफेयर के लिए वो काम करते रहते हैं, काफ़ी एक्टिव भी हैं। हमने उनको कई बार उनका चर्चा करा है अपनी वीडियो में। दीपक कुमार सिंह सर, उनसे मिलें। जो ह जो डायरेक्टर हैं रेखा कुमारी मैम, उनसे भी मुलाकात करें और अपनी बात को रखें। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है लॉ को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी एक लॉ सेटल है जिसको फॉलो भी किया जा रहा है कि एकेडमिक मार्क्स अगर सेम स्कोर है टोटल स्कोर, तो एकेडमिक मार्क्स जिसका हायर होगा उसको हम मेरिट में ऊपर रखेंगे।
यहाँ पे साफ तौर पे जो संतोष कुमार गुप्ता हैं, उनका एकेडमिक मार्क्स ज़्यादा है। आप देख सकती हैं राजभवन की चिट्ठी है, इसपे राजभवन की तरफ से मुहर भी लग चुकी है कि और यही तरीका होता है, यही एसओपी इसको कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो जिसके तहत हो। और अगर मान लीजिए कि इन सब जगह पे भी इनकी ग्रीवांसेस रिज़ॉल्व नहीं हो पाती हैं, तो आखिरी रास्ता है हाई कोर्ट में आप एक रिट डालें और फिर वहाँ से आपको उम्मीद है कि वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से तो बिल्कुल मिलना है। वहाँ से तो अगर इस बिल्कुल तरह का मिलना है, मामला बिल्कुल, क्योंकि ये हाँ, स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि यहाँ पर अभ्यर्थी के संग अन्याय किया गया है। तो बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि ये आयोग स्तर पे इसे सुधार कर ली जाएगी। बहुत बड़ी जी, ये इश्यू नहीं है, क्योंकि अब दिक्कत है कि जहाँ पे आप 6000 लोगों की स्क्रूटनी कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है ये गलती हुई है। और एक एक अधिकारी, एक आला अधिकारी क्योंकि हर चीज़ नहीं देखता है, उसे लगता है कि चीज़ें बन गई हैं, सही तरीके से हुई हैं, अब तो सब कुछ आदित्य जी डिजिटलाइज़ हो चुका है। आदित्य जी, जी, अगर हम 6000 के परसेप्शन में देखते हैं, तो ज़रूर ऐसा प्रतीत होता है कि ये मात्र एक गलती है। लेकिन अगर हम जी एक बिल्कुल। अभ्यर्थी के नज़रिए से देखें, तो उसका पूरा जीवन इस पे लगा होता है और जी, उस एक बिल्कुल, आप अभ्यर्थी के बिल्कुल सही नज़रिए कह से रहे हैं। आप देखेंगे, तो उसके जीवन और मौत का प्रश्न है। तो ये तो जी, बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि बिहार जैसे राज्य जहाँ पे वैकेंसीज़ बहुत लेट से आती हैं। 2003, 2014, 2020 तो लोगों की आधी ज़िंदगी निकल जाती है प्रोफ़ेसर बनने में, तो वहाँ पे अगर किसी को बना के रोका जाए मतलब ऑलरेडी वो बन चुका है प्रोफ़ेसर लेकिन अब उसका लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो बहुत बड़ी अपराध तो कही जाएगी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से। तो ये ग्रीवांस है रेज़ किया गया है, इसको जितना जल्दी हो वो जाएँ संतोष जी, अपने स्तर पे एक बार मिलें अधिकारियों से और ये तुरंत रिज़ॉल्व करें इस चीज़ को। तो और ये हो आदित्य जी, जाएगा रिज़ॉल्व। मेरा दूसरा जी, प्रश्न ये है कि आने वाले विषयों जी, में भी ऐसा हो सकता है क्योंकि जी। आने वाले क्या अभी हिंदी में जैसा कि हम लोग के पास तो अभी 3 हुँ, कैटेगरी का डेटा आया है, ईडब्ल्यूएस का, जनरल का और ईबीसी का और तीनों के तीनों में हम लोगों ने लूप होल देखे हैं। हो सकता है हिंदी विषय में ही अन्य लूप होल्स देखने को मिले या फिर अन्य भी जिस विषय में देखने को मिले, तो आपकी सबसे पहली सलाह क्या होगी कि अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए वो इंटरव्यू देता है और उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो वैसे केस में अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल। अगर आपका इंटरव्यू होता है, रिज़ल्ट नहीं आता है और रिज़ल्ट प्रकाशित हो जाता है, तो आप सबसे पहले एक आरटीआई डालें और आरटीआई डालकर अपने मार्क्स का पता करें, अपने कैटेगरी के मार्क्स का पता करें। हमने जैसे देखा है कि ईबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सबने सबके कैंडिडेट्स ने डाला, हमें भेजा भी, तो आप ये भेजें। उसके बाद लिस्ट को बहुत अच्छे से चेक करें कि भाई कोई कोई भी अगर आपको गलती दिख रही है, तो वो उसका आप ग्रीवांसेस रेज़ करें तुरंत आयोग में जाके और वो तुरंत रिज़ॉल्व होता है। 7 दिन, 8 दिन के अंदर आप कर देते हैं तो हो जाता है। अब बात ये है कि आरटीआई का रिस्पॉन्स कब तक आएगा? ये तो ख़ैर अपने हाथ में नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब भी आएगा आप इसको लेकर जाएँ और आपको तुरंत मिल जाएगी। और मैं आश्चर्य हूँ कि हाँ, जी हाँ, जी जी हाँ। बोलिए। जी हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू। मैं आश्चर्य हूँ कि संतोष जी अगर उनके पास लिस्ट आ गई है, तो वो तुरंत अपनी बात को वहाँ पे मजबूती से पेश करें अपने दलीलों को, कि सर देखिए ये ऐसे है और आयोग ने ही उनको ऊपर रखा है ना लिस्ट में, वो नीचे तो नहीं है। जी हाँ, आयोग ने ही उनको ऊपर रखा आयोग ने हुआ है, इनको 81 पे रखा हुआ है, जबकि 82 पे रखा हुआ विभा है। माधवल, पंकज कुमार, हाँ, अरमान अंसारी इन तीनों का चयन होता है। तो आयोग ने हाँ। ऑलरेडी इन्हें ऊपर रखा हुआ है, लेकिन लिस्ट से इन्हें बाहर कर दिए हैं। यहाँ पे समझना होगा कि इनकी लड़ाई आयोग से बिल्कुल नहीं है। इनकी लड़ाई बस ये है कि आयोग ने ही अपनी बात को कहीं न कहीं फाइनल लिस्ट में नहीं दर्शाया है। जो उनकी लिस्ट थी वो बस ये चीज़ है। बहुत छोटी-सी ग्रीवांस है जो मुझे लगता है कि जो बहुत ईज़िली रिज़ॉल्व हो सकती है। बिल्कुल, अन्य लेकिन आने वाले सब्जेक्ट में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तैयार रहें, जो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं और जिनकी सिलेक्शन होती है और उन्हें लग रहा है कि उनको मतलब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं ना जिन्होंने एक्सपेक्टेशंस रखा होगा टॉप 5, टॉप 10, टॉप 50 में आने का। मानिए रैंक उनकी थोड़ी नीचे आती है। तो मुझे लगता है कि ये राइट होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, आरटीआई इसीलिए आया ही है कि उसका हम इस्तेमाल करें। तो और आप प्रिय राज ने साथियों, वीडियो भी बना रखा है। आप में से जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आपको आरटीआई कैसे करना है इस संबंध में देखना है, तो ऑलरेडी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आरटीआई कैसे करना है इसके संबंध में वीडियो डला हुआ है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो इम्पोर्टेंट वीडियो होते हैं, आप इसे ज़रूर सर्कुलेट करें ताकि अभ्यर्थी जागरूक हो कम से कम, क्योंकि यहाँ पर आपकी जागरूकता के अभाव में भी आपके अधिकार से आपको वंचित कर दिया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं।
अभी-अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको मंजूषा जी का इश्यू दिखाया था कि कैसे वो ईडब्ल्यूएस की टॉपर अभ्यर्थी हैं, लेकिन लिस्ट से बाहर हैं और बड़े अफ़सोस से कहना पड़ा कि अभी भी शायद मंजूषा जी तक वो वीडियो नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि मंजूषा जी की अभी भी कोई खोज खबर या ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। तो आप वीडियो को सर्कुलेट ज़रूर किया करें ताकि अन्य अभ्यर्थी जागरूक हों और सभी चीज़ों को समझें और परखें। आदित्य जी, एक प्रश्न और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं या फिर कहिए कि जो एप्लीकेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनके मन में एक और दुविधा है जो कि आप सभी अवगत हैं कि जो माननीय न्यायालय द्वारा हाल के दिनों में जो ऑर्डर दिया गया है अमोद प्रमोदी वर्सेस अन्य के प्लस अन्य के संदर्भ में, तो उसमें जो भी रोस्टर चेंजेस वगैरह की बातें कही गई हैं, तो जिसमें अभी तक देर लग रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजी विषय के हैं, मैथिली विषय के हैं, जिनका ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका है, दर्शन के हैं, तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा? जैसा कि अभी हिंदी का भी तो रिजल्ट प्रकाशन किया जा चुका था, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है। लेकिन अन्य विषयों के इंटरव्यू ले लिए गए हैं, लेकिन अभी उनका रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया गया है। तो उस केस में क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? और आने वाले समय में क्या होने वाला है, ऐसी क्या संभावनाएँ बन के आती हैं? जी। देखिए राज, मैं जैसे अमोद प्रबोधी की जो जजमेंट आई 24 फरवरी के बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ है मैं सब पे ज़िक्र कर देता हूँ। जैसे जो सबसे पहला डेवलपमेंट था कि हिंदी की जॉइनिंग तो किस बेसिस पे हुई? तो जिन्होंने भी जजमेंट को ध्यान से पढ़ा होगा उसमें ये था कि जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, जिनका जिस सब्जेक्ट को आयोग ने ऑलरेडी कंक्लूड कर रखा है, उनको कुछ डिस्चार्ज नहीं करना है, पैरा नंबर 44 में। तो डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि उनकी जॉइनिंग आज नहीं तो कल करानी है। जहाँ तक बात रोस्टर रिवाइज़ करने की है तो वो तो 52 सब्जेक्ट्स में करना, सारे सब्जेक्ट्स में ही रोस्टर रिवाइज़ करने की बात है। ऐसा तो होगा नहीं कि 5 में होगा, 5 में नहीं होगा, होना तो सब में है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से क्योंकि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है, इस कारण आयोग और शिक्षा विभाग और जितने ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हिंदी की कम से कम जॉइनिंग कर दी जाए क्योंकि इसमें प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इसमें कुछ डिस्टर्बेंस भी नहीं करना है। अब हम आते हैं कि जो अन्य सब्जेक्ट हैं साइकोलॉजी मैथिली, फिलॉसफी। तो इन इन सब्जेक्ट के साथ एक दुर्भाग्य ये भी है कि ये जितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें इनके एक अलग-अलग केसेज़ हैं, उसमें इन पे स्टे लग रखा है। जैसे हमने साइकोलॉजी में भी देखा कि 2 केसेज़ हैं, मुझे अभी नंबर नहीं याद आ रहा है, जिसमें स्टे लग रखा है। और एक और केस है फिलॉसफी में सीमा प्रसाद जी का केस है, वो सीमा प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, भी उसमें भी जो है स्टे लग रखा है। तो और मैथिली में भी हमने देखा कि स्टे लग रखा है। मुझे केस का नाम नहीं याद आ रहा है, शायद श्वेता जी भारती का हाँ, केस मैथिली था या में भी यस, श्वेता भारती वर्ष हाँ, प्लस अन्य के श्वेता संबंध में। भारती का। जी हाँ। हाँ, तो उसमें भी स्टे लग रखा है। तो अब बात ये है कि जब ये तीनों सब्जेक्ट में एक इंडिविजुअल स्टे लग रखा है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आयोग के जो लीगल सेल है, वो स्टे वेकेट कराने की प्रयास करे क्योंकि जो स्टे है वो मेरिट पे नहीं है। सबसे पहले हमें ये होना पड़ेगा कि मेरिट एक नॉन मेरिट होता है, तो मेरिट पे बिल्कुल ये स्टे नहीं है। मेरिट मतलब आप ये समझिए कि कोर्ट ने किसी रीज़न के तहत इस पे स्टे नहीं लगा रखा है। कोर्ट ने बस ये कहा है कि काउंटर एफिडेविट फाइल करें, तब तक रिजल्ट प्रकाशित ना करें। ठीक जी, है? तो अब जब काउंटर एफिडेविट फाइल हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इस केस को जब 28 को लिस्टिंग है साइकोलॉजी केस की, इस केस में जिक्र आयोग साफ तौर पे अपनी बातों को स्पष्ट करे कि देखिए सर ये प्रोसीजर है। देखिए क्योंकि अगर उनको रिलीफ मिलता है वहाँ पे तो कहीं न कहीं जो 30 सब्जेक्ट है सब जगह तो वही नियम फॉलो हुआ है। जी, जी। एनसीएल हो या 5 पॉइंट सर्टिफिकेट हो सब सारे सब्जेक्ट्स में तो वही रूल फॉलो किया गया है। तो कहीं न कहीं एक इंसान को रिलीफ देना ये मुझे लगता है जायज़ नहीं होगा। अगर रिलीफ देना है तो सबको दीजिए या तो किसी को मत दीजिए। यही बिल्कुल। जस्टिस होता है। हाँ, अगर देना है तो सबको दीजिए फिर जितने अन्य जहाँ पे जिनकी नियुक्तियाँ हो गई हैं उनको भी दीजिए फिर क्योंकि यहाँ पे एक बहुत मेजर भीड़ आ जाएगी फिर क्योंकि 1-2 लोग नहीं है एक पूरी एक तरह से देखा जाए तो एक पूरी लॉबी हो सकती है इनकी, तो ये चीज़ है। आदित्य जी, अगर हम रोस्टर वाले केस को लेकर के कहें, तो उसमें जैसा कि ये संभावना बन रही थी कि शायद एलपीए में जाने की बात कही जा रही थी। तो क्या इसके संबंध में कोई भी आपके पास पुख्ता जानकारी है कि क्या सरकार एलपीए में जा रही है या नहीं जा रही है, इसके संबंध में कोई चीज़ें? कोई न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग अगर आप कोट करके करना चाहें कुछ भी, तो क्या इसके संबंध में आप कुछ कह सकते हैं?
जी। जी, बिल्कुल जैसा अभी हमने देखा कि विधान सभा या विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि हम न्यायालय में अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखकर जी, स्पष्ट रखकर सारी जितनी भी नियुक्तियाँ हैं वो क्लियर कराएँगे। ओके, तो अब न्यायालय में बात रखने की बात है तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग कहीं एलपीए में जाने की तो बात नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने पुराने वीडियोज़ में देखा है कि 1-2 इश्यूज़ हैं, जिसको फॉलो नहीं किया जा सकता है जजमेंट में जो जी, जी, चीज़ें थी जैसे कलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के सारे सीट्स को ऐड करके सारे सब्जेक्ट में मतलब एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के सारे सीट्स को ऐड करके रिजर्वेशन लगाना। ये तो बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यस, तो यस, यस, ये एक इश्यू हो गया और जहाँ तक बात है रोज़ बैकलॉग को तो बैकलॉग में तो ख़ैर रिलीफ़ मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अ, ये 1-2 इश्यूज़ हैं जिसको लेकर जा सकते हैं ये लोग एलपीए फ़ाइल करें। लेकिन अगर एलपीए में जाएँगे तो कहीं न कहीं ये प्रोसेस जो है और डिले हो सकती है, लिंगर की जा सकती है। और हमने एक और देखा है कि कंटेम्प्ट का भी हमारे पास एक आया था कि उन्होंने फ़ाइल किया है। लेकिन अभी हमारे पास पूरा सही जानकारी नहीं है कि कंटेम्प्ट किस बेसिस पे क्या कंटेम्प्ट हुआ है कोर्ट का हिंदी का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो हिंदी के अपॉइंटमेंट में क्या कंटेम्प्ट है? क्योंकि अगर मैं नॉर्मल जजमेंट को मैंने 3-4 बार पढ़ा तो यही प्रतीत हो रहा है कि जजमेंट में 2 कैटेगरी में सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए हैं। पहला वो सब्जेक्ट है जिसमें सारी चीज़ें कंक्लूड कर ली गई हैं। इसमें एक और डिस्प्यूट रेज़ होता है कि क्या कमीशन ने तो कंक्लूड साइकोलॉजी, मैथिली और फिलॉसफी भी कर रखा है। तो क्या उन सब्जेक्ट्स को भी उस लिस्ट में शामिल किया जाए? और फिर हम पैरा 45 पढ़ते हैं तो जहाँ पे कहा जाता है कि जहाँ पे कोर्ट ने अपॉइंटमेंट या रिजल्ट रोक रखा है, वहाँ पे दोबारा एडिशनल इंटरव्यूज़ हो और फिर दोनों का कलेक्टिव रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। तो अपॉइंटमेंट तो रोका हिंदी में भी गया था। तो ख़ैर ये कुछ ओपन एंडेड है और ये रहता है, कोई ये पहली बार नहीं है, ये सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जब जजमेंट वग़ैरह आती हैं, तो कुछ ओपन एंडेड होता है जिसमें अपील में लोग जाते हैं पार्टीज़। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार क्योंकि विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत ही खराब है, शिक्षक नहीं हैं, तो जितनी जल्दी हो सके ठोस कदम उठाकर इसमें जो भी डिसीज़न इनको लेना है, ठोस कदम उठाएँ और क्लियर कराएँ। अगर एलपीए में जा रहे हैं तो अब देखिए कोर्ट कचहरी का मामला है तो थोड़ा समय तो लग सकता है। तो लेकिन इसमें आदित्य और जी, अगर हम लास्ट में अगर हम कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, तो जैसा कि जितने भी प्रिय अभ्यर्थी हैं जो कि इस हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से जुड़े हैं, चाहे वो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के अभ्यर्थी रहे हों, तो उन सबके मन में जो कौतूहल है कि आने वाले में एक ठोस पॉजिटिव अपडेट कब तक आ सकता है। कोई भी जो एक संभावना है कि कोर्ट एलपीए में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या फिर कोई भी अपडेट है वो कब तक आ सकता है, तो इसके लिए क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अपकमिंग जो नेक्स्ट अप्रैल माह की शुरुआत होने वाली है उसमें कुछ ऐसा चीजें देखने को मिल उस सकती हैं? उससे पहले भी आ सकता है, 28 मार्च को केस लगा हुआ है, काउंटर एफिडेविट फाइल हो चुका है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आयोग की तरफ से। तो जी, अगर साइकोलॉजी का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है अगर कोर्ट ने वेकेट कर दिया स्टे, तो शायद साइकोलॉजी का सब्जेक्ट क्लियर हो जाए और अन्य जितने सब्जेक्ट हैं, उनको लेके मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग को थोड़ा एक सतर्क होना जो चाहिए बिल्कुल। स सतर्क होने से बेहतर है कि एक मीटिंग्स करें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, आयोग है, राजभवन, शिक्षा विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यूनिवर्सिटीज़ चलाने में हो रही है। टीचर ही बिल्कुल, नहीं है, तो और इसका एक अगर जजमेंट फ़ॉलो करना है, रोस्टर क्लियर करना है, तो रोस्टर क्लियर करें और जिन इश्यूज़ हैं, जो डिस्प्यूट हैं, उसपे एलपीए में जाएँ। तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर तरीका है कि पहले आप मैथिली, फिलॉसफी, साइकोलॉजी को क्लियर करते हैं, उसके बाद आप अन्य सब्जेक्ट में हाथ डालें, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट में लगभग-लगभग आपके 400-500 सीटें फँसी हुई हैं, उससे ज़्यादा 500 छ स 700 के आस-पास सीटें फँसी हुई हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स में। बिल्कुल, तो तो इनको पहले क्लियर करें, तो आपका मेजर चंक लगभग-लगभग 15% वैकेंसीज़ और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आगे का सोचें, जिसमें स्क्रूटनी हो रही है, जैसे हमने देखा साहित्य, इंग्लिश, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, इनकी स्क्रूटनी हमने देखा था चल रही है। तो उसके बाद देखते हैं उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें रोस्टर रिवाइज़ करें और मुझे लगता है रोस्टर भी एक बार में नहीं रिवाइज़ हो सकता, तो सब्जेक्ट वाइज़ रोस्टर रिवाइज़ करें। जो सब्जेक्ट जैसे आयोग ने इधर स्क्रूटनी करना शुरू किया है मतलब ये मैं
तो कोई होता नहीं वो आयोग को डायरेक्शन या कुछ गाइडलाइन, लेकिन जो मुझे लगता है कि अगर आप इधर स्क्रूटनी कर रहे हैं, तो तब तक उधर रोस्टर क्लियर करें। तो ये बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल। क्योंकि स्क्रूटनी तो सबका करना है, हर एक कैंडिडेट का स्क्रूटनी करना है, वो 22 नंबर पे हो या 100 नंबर पे हो, सबका करना है स्क्रूटनी। बिल्कुल। तो ये तो चीज़ है। चलिए आदित्य आनंद जी, आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को रखा, बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें बताई कि आने वाले विषय में अगर इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं और अगर रिजल्ट से अभ्यर्थी बाहर होते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उनको हाथ पे हाथ रख के पहली बात तो बैठना नहीं है, वो आरटीआई फाइल करें, वो अपने स्कोर को जाँचें, परखें, देखें कि क्या वास्तव में वो इनएलिजिबल थे, वास्तव में उनका चयन नहीं हुआ है, तो क्या एथिकल तरीके से नहीं हुआ है या फिर क्या चीज़ें हैं? तो तमाम पहलुओं पर आपने सभी चीज़ें रखी और जैसा कि संतोष कुमार गुप्ता जी को आपने सलाह भी दिया कि उन्हें क्या-क्या करना चाहिए, जिससे कि उनकी अभ्यर्थिता बच जाए और जैसे वो तो ख़ैर अभ्यर्थिता उनकी सुरक्षित होगी ही होगी। वो जैसा कि आपने 2-3 प्रोसेस बताया कि रेखा कुमारी के यहाँ जाएँ, आयोग के पास जाएँ, दीपक कुमार सर के यहाँ जाएँ। अगर कहीं से नहीं होता है तो फिर जैसा कि आपने कोर्ट का भी एक रास्ता इख्तियार करने की बात कही। तो आपने स तमाम सारे पहलुओं को रखा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी अभ्यर्थी होंगे, जिस भी विषय के अभ्यर्थी होंगे, वो सभी ज़रूर इस पर अमल करेंगे और इसके लिए आदित्य आनंद जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से जुड़े और सभी पहलुओं को बहुत ही बारीक तरीके से अच्छे से रखा। एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आप चैनल से जुड़े और प्रिय साथियों, आप थैंक जो यू। भी व्यूअर्स मेरे हैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को आप सर्कुलेट ज़रूर करें ताकि अभ्यर्थियों में जागरूकता आए। मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो, मेरे व्यूअर्स बढ़ें, सब्सक्राइबर ऐसे कोई मतलब नहीं है। ये मैं आपके ही लिए कह रहा हूँ। आप अगर जागरूक होते हैं, तो आप सवाल पूछेंगे, सवाल उठेंगे तो फिर वहाँ पे सतर्कता आएगी और जब सतर्कता आएगी तो सभी पहलुओं को अच्छे से जाँचा और परखा जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को शेयर करें और आप अंत तक जुड़े रहें इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।